Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jaya Swami Narayan. Today I start with Standard 8th. Book History, Lesson 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. Okay students, in my previous class I had finished up till Indian textiles in European markets, that is about Calico Act and new inventions. Now we go to today major weaving centers in India. वीविंग एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था एंशिएंट टाइम पे. There were many weavers. During the early 19th century, textile production was concentrated in 4 regions of India. Bengal was one of the most important centers, with Dhaka being famous for its मलमल. मलमल का कपड़ा पहले मिला करता था. मलमल and the Zamdani weaving. Malmal is fine and soft cotton muslin cloth. Muslin. That is a breathable fabric recognized for its delicate and lightweight finish. मलमल कोई बिल्कुल वेट नहीं था इसका ओके, लाइट वेट और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी और ब्यूटीफुल कलर्स में ये मिलते थे. सो दैट इज टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन 4 रीजन्स इन इंडिया. फर्स्ट Bengal was one of the most important centers, the Dhaka being famous for its malmal and Zamdani weaving. Then another cluster of cotton weaving centers was along the Coromandel coast in South India, stretching from Madras to northern Andhra Pradesh, while India's western coast contained many important weaving centers in Gujarat. गुजरात में सबसे ज़्यादा वीविंग सेंटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे भी. ओके, that is western coast contain many important. So 4 कौन से हुए? एक तो बंगाल, second is Coromandel coast in south India, and to northern Andhra Pradesh, and the last one is western India's western coast. Then Indian weavers usually belong to communities. इनकी ना अपनी अपनी कम्युनिटीज़ होती थी. ये वीवर की कम्युनिटी है, ये स्मेल्टर्स की कम्युनिटी है, ये गोल्ड स्मिथ की कम्युनिटी है, ये ब्लैक स्मिथ की. पहले ऐसे ही होता था. वीवर्स यूजुअली बिलोंग टू कम्युनिटीज स्पेशलाइजिंग इन वीविंग. होते हैं ना, वो तो आज भी ऐसा ही है कि मिरर वर्क करने वाला जो कांच का काम करने वाला दूसरा है, लकड़ी का काम करने वाला दूसरा है, कलर वाला दूसरा है, घर बनाने वाला दूसरा है. ओके, आप नहीं देखते हो ना, यू कैन गेट सब अलग अलग आदमी. एक ही आदमी थोड़ी सब कुछ करता है, सब अलग अलग. कोई किसी चीज़ में मास्टर है, कोई किसी चीज़ में मास्टर है, ये हर जगह है. सो वीवर्स यूजुअली बिलोंग टू कम्युनिटीज स्पेशलाइजिंग इन वीविंग, with weaving skills being passed on through generations. ये जो कम्युनिटी है वीविंग की, ये जनरेशन से वही काम करते. कई हैं जो जनरेशन से वही काम आज तक करते आ रहे हैं. किसी ने अपनी लाइन, अपनी काम करने का तरीका नहीं बदला, वही करते आ रहे हैं. Some weaving communities were the तंती वीवर्स जो बंगाल में रहते थे. तंती वीवर्स जो बंगाल के थे. जुलाहा एंड मोमिन नॉर्थ इंडिया. साले, कैकोलकर एंड देवांग साउथ इंडिया.
ट्रेडिशनल वीविंग कम्युनिटीज, मतलब ये कम्युनिटीज थी वीविंग, जो बंगाल के थे, नॉर्थ इंडिया के थे, साले थे, कैकोलकर, देवांग, ये सारी मतलब कम्युनिटी है। देवांग्स आर फेमस फॉर आर द फेमस वीवर्स, उस टाइम पे ऐसे बोलते थे। फिर कैकोलकर फेमस वीवर्स ऐसे बोला करते थे पहले टाइम में। दंती वीवर्स, द जुलाहास एंड द मोमिन वीवर्स एंड कैकोलकर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया, मतलब ये पूरी वीवर्स की कम्युनिटी थी। दे वर मास्टर इन वीविंग। देन द आर्ट ऑफ वीविंग, spinning was mostly done by women. Spinning was mostly done by women with the thread being spun on a चरखा। आपने देखा है ना वो साबरमती आश्रम में आज भी गांधी बापू का वो चरखा पड़ा है, with the thread being spun on the चरखा। What is चरखा? A household cotton spinning wheel used in India. Charkha and rolled on the takli. Takli is an iron or wooden stick, hand spindle, हाथ से, with a brass bowl used to roll short fibers like cotton and skill which have a spun. जैसे धागा नहीं, किसी हम लोग काइट का वो आप लोग मांझा बोलते हैं, वो किसी उसमें बांधते हैं लकड़ी में ऐसे गोल, ऐसे चरखा, ऐसे ऐसे ही ये भी सब वही है। ओके, सो चरखा एंड टाकली, both being household spinning instruments. Weaving was usually done by men on hand operated looms. उस वक्त तो सब कुछ हैंड ऑपरेटेड था, तभी तो कोई मशीन वगैरह नहीं आई थी। अब तो मशीन ही मशीन है, काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, बहुत चीज़ें फास्ट एक्सपोर्ट हो रही है दूसरी कंट्री में। पहले ज़माने में ऐसे नहीं था, पहले सब कुछ हैंडमेड चीज़ें थी। फॉर कलर्ड क्लॉथ, फॉर कलर्ड क्लॉथ डाइंग वॉज डन बाय द डायर। यस, पहले बहुत इसका क्रेज था, डाई करने का बहुत ज़्यादा रिवाज था पहले। जगह जगह में आपको डाई करने वाली दुकान मिलेगी। यू नो, व्हेन आई केम टू भरूच आफ्टर माय मैरिज, धौली क्वीन के पास, यानी एज यू गो चकला की तरफ, वहाँ पे एक दुकान थी जो डाई करता था। आई रिमेंबर व्हेन आई केम हियर, और उसको सिर्फ वाइट कपड़ा दो और आप कोई भी कलर बोलो, वो कर देता था। लेकिन आई थिंक नाउ शायद वो अब डाई, वैसे भी डाई का ज़माना गया, अब शायद ही डाई की कोई दुकान आपको मिलेगी, मुझे लगता है वो भी नहीं है आज जो थी। बिकॉज नाउ मार्केट में लाइट से लेके डार्क शेड में एक ही कलर के कितने सारे कलर्स आज मार्केट में मिलते हैं। तो ज़रूरी थी क्या आज डाई करने की? देयर इज नो नीड। आई थिंक सबसे लाइट, फिर उससे डार्क, देयर आर सो मेनी शेड्स, एक ही कलर के इतनी सारी वैरायटीज मार्केट में जब मिलती हैं, मैचिंग, व्हेन यू गो टू मैचिंग सेंटर्स, तो फिर डाई की ज़रूरत ही नहीं। तो आज डाई तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। आई एम नॉट सेइंग नहीं है लेकिन बहुत कम हो गया। फॉर कलर्ड क्लॉथ डाइंग वॉज डन बाय द डायर, उसे कहते थे रंगरेज। That is people specializing in dyeing of textile threads. वो जो थ्रेड होते थे ना, उसे उस थ्रेड के ऊपर डाई का कलर कर देते थे। जैसे अभी आप लोग पतंग चलाते हो तो नहीं, मांझा को आप ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, कैसे देखा ना वो डाई लगता है, उस सेम थिंग वॉज देयर। Okay, for printed cloth, printing was done by a specialized block printer. पहले टाइम में ऐसे ब्लॉक प्रिंटर्स का बहुत ज़माना था, ऐसे ब्लॉक आते थे, ब्लॉक्स आते थे, उसके बाद डिज़ाइन बनाता था, वो कलर डाई के कलर में डुबो के, और वो ऐसे पैच लगाते थे कपड़ों के ऊपर, कुछ भी बेडशीट्स, एनीथिंग, उसे कहा जाता था चिपीगार। दैट इज द स्पेशलिस्ट। चिपीगार वो बंदे हैं जो स्पेशलिस्ट है इन ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल, स्पेशलिस्ट पीपल। रंगरेज वो पीपल है जो डाइंग करते हैं ऑफ टेक्सटाइल थ्रेड्स।
चिपीगर वो बंदे हैं जो ब्लॉक करते हैं प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल्स, ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल्स. ओके, दैट इज चिपीगर, बोथ फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटीज. और ये सबकी उस टाइम की अपनी अपनी कम्युनिटीज होती थी. कोई डाइंग की कम्युनिटी थी, एक पूरी कम्युनिटी वो वही करते थे, सिर्फ डाइंग का ही काम करते थे. कोई कम्युनिटी है वो स्पिनिंग का काम करते हैं चरखा पे एंड टाकली की रोल बनाते हैं. सो ऐसे मतलब कम्युनिटीज थी उनकी, मतलब दे वर फेमस फॉर देयर पर्टिकुलर वर्क, वो प्रोफेशन थे उसी काम में. For colored cloth, dyeing was done by the dyer called rangres, and for printed cloth, print was done by a specialist block printer known as chipigar, both from particular communities. Livelihoods of millions of Indians depend on handloom. What is handloom? A simple machine used for weaving cloth. It is handloom. Livelihoods of millions of Indians depended on handloom, weaving and its associated occupations. देनिस किस तरीके से इंडियन के टेक्सटाइल्स, एक टाइम था जब हमारा इंडिया बहुत रिच था, बहुत फ्लरिश कर रहा था. दैट वाज बिफोर दी कॉलोनियल्स, ब्रिटिशर्स के आने से पहले. और जैसे ब्रिटिशर्स आए, दे केम फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, लेकिन धीरे धीरे दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द टेरिटरीज, अटैकिंग द टेरिटरीज, प्रोविंसेस, सब कुछ उन्होंने मतलब कि ले लिया. तो उस टाइम livelihoods of millions of Indians depend on handloom, weaving and its associated occupations. The development of cotton industries in Britain affected textile producers in India in several ways. पहले तो इंडिया में ही ये कॉटन टेक्सटाइल्स बनता था, उसके बाद वो यूरोपियन कंट्रीज में बिकता था. तो यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा हम क्यों ना ये टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ को हम क्यों ना यहाँ पे खोल दें. और फिर यूरोपियन अमेरिकन मार्केट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गई, जिससे कि हमारे इंडिया को ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, बिकॉज एक्सपोर्ट बंद हो गया है ना, बाहर की करेंसी आनी बंद हो गई. हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन ब्रिटेन and the Calico Act made it difficult to export textiles to that country. Okay? जैसे कुछ भी उन्होंने मंगाना या देना तो क्या करते थे पता है ब्रिटिशर्स, हमारे इंडिया पे हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाते थे. मतलब ड्यूटी लगाते थे, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हाई लगाते थे कंपैरेटिव टू उनके वहाँ से, जिससे कितना लॉस होता था इंडिया का, बहुत लॉस हुआ. So high import duties in Britain and the Calico Act made it difficult to export textiles to that country. British manufactured cotton textiles replaced Indian textiles in the traditional markets in Africa, America, Europe by the beginning of the 19th century. और धीरे धीरे बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स. और बस देखते ही देखते हमारी इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की तो डिक्लाइन हो गई, लेकिन ब्रिटिशर्स में कॉटन क्लॉथ फ्लडेड. ओके, it flooded Indian cotton cloth flooded Indian markets. ओके, यानी कि इंडिया में तो उसकी डिक्लाइन हो गई, कमी हो गई, और ब्रिटिशर्स के वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा अमेरिकन, तो वो यहाँ पे भेजने लग गए इंडिया में. और जिसकी वजह से जब इम्पोर्ट होता था तो इंडिया को बहुत हैवी टैक्सेस लगते थे. व्हेन दे इम्पोर्ट समथिंग, इम्पोर्ट करते थे तो बहुत हैवी टैक्सेस लगते थे. British manufactured
cotton textiles replaced Indian textiles in their traditional markets in Africa, America and Europe by the beginning of the 19th century, and by the 1830s, British cotton cloth flooded Indian markets. By the 1880s, 2/3 of all the cotton clothes worn by Indians were made of British cotton cloth. फिर बहुत ज़्यादा यही चलता रहा. फिर जब गांधी बापू आए, गांधी बापू ने जब इस रिवॉल्यूशन एक्ट में पार्ट लिया, स्ट्रगल मूवमेंट में पार्ट लिया, उन्होंने मतलब ये कहा कि जो बाहर के कपड़ों को यूज़ करना बंद कर दो, स्वदेशी कपड़ों को बैन कर दिया. और मतलब तभी ये शुरू हुआ था. उसके पहले तो ब्रिटिशर्स के कॉटन क्लॉथ ही 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की यूज़ करती थी. दिस अफेक्टेड द एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया. क्योंकि ब्रिटिशर्स के बने हुए कॉटन कपड़े इंडिया के लोग पहनते थे, तो वो इंडिया के बने हुए कॉटन कपड़े को खरीदते नहीं थे, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ. थाउजेंड्स ऑफ रूरल विमेन जो घर बैठे बैठे ये स्पिनिंग का काम करते थे, लॉस्ट देयर जॉब्स. द विमेन इन बंगाल में जो एक ज़माना था सबसे ज़्यादा था, वो तो वर्स हिट हुआ, मतलब टोटली ख़त्म हो गया. So that was the decline of Indian textiles. Then after that, at the time of national movement, that is non-cooperation, Gandhi ji urged people to boycott imported textiles. गांधी बापू ने कहा कि आप इंपोर्ट किया हुआ सामान को इंडिया से रिक्वेस्ट की क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों हम उन लोगों की इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, उनका प्रॉफिट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अपनी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को यूज़ करके पहनते हैं, क्यों ना हम ये करें. सो गांधी जी अर्ज पीपल टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड यूज हैंड वोवन इंडियन क्लॉथ. सून खादी, ये तो आपको पता ही है, खादी हैंड स्पन एंड हैंड वुमेन क्लॉथ पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय महात्मा गांधी, जो घर बैठे उस टाइम की लेडीज करती थी, became the symbol of nationalism, and the charkha was put at the center of the flag of Indian National Congress in 1931. वही था ना, उस ज़माने में वो चरखा ही विमेंस अपने घर में बैठे बैठे उस स्पन और ये सब बनाती थी, और धागों का और सब बनाते थे, या डाई होता था, और उसके बाद वो हमारा सिंबल बन गया नेशनलिज्म का. और यू कैन सी चरखा वॉज पुट एट द सेंटर. हमारे नेशनल फ्लैग में देखा ना, सेंटर वाले में जिनका चरखा है, वो हमारा सिंबल था. However, some types of cloths with intricate designs and embroidery could not be made by machines. कुछ चीज़ें हैं जो मशीन से आज भी नहीं बनती है, वो हाथ से ही हो सकता है ना. दुनिया में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मशीन से नहीं बन सकती है, हाथ से ही हो सकता है, और हाथ से बनी हुई चीज़ों का आज भी बहुत क्रेज़ है. Okay, so however some type of cloths were intricate designs and embroidery could not be made by machines. These also had a good demand in the European market. Moreover, the British manufacturers did not produce coarse cloth. What is coarse cloth? Cloth spun and woven by hand looms which is rough और harsh in texture. हाथ लगाने में बहुत ही खुरदरा, रफ और हार्श था, कड़क था, और बाहर के लोग ये पसंद नहीं करते थे. That is
Some types of cloths were with moreover the British manufacturers did not produce coarse cloth. The coarse cloths were popular among the poor in India. So handloom weaving did not stop entirely. अब जो इनको पसंद नहीं था वो पुअर पीपल उसे बनाते थे वो क्लॉथ को, तो इसलिए इन्होंने उसमें इंटरफेयर नहीं किया कि आपको जो करना है करो, हम तो ये यूज़ नहीं करने वाले हैं. तो हैंडलूम वीविंग डिड नॉट स्टॉप एंटायरली, मतलब कि पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुआ, लोग उसको बनाते गए. Okay, then next we go to cotton mills come up. From the early 19th century, raw cotton was exported from the Bombay port to China and England. Okay, that is from the early 19th century, raw cotton was exported from Bombay port to China and England. The first cotton mill in India was set up in Bombay. पहले बॉम्बे नाम था ना, अभी मुंबई हुई है, बॉम्बे, in 1854. और उसके बाद देखते ही एक मिल, फिर 4 मिल, फिर 10 मिल, ऐसे द नंबर ऑफ मिल्स इन मुंबई रोज टू ओवर 84 बाय द ईयर 1900. सबसे पहले मिल थी 1854 में, उसके बाद तो फिर पता नहीं कितनी सारी मिल्स, यहाँ पे तो लिखा है फिगर 84 मिल तब तक मुंबई में इंक्रीज हो चुकी थी कॉटन मिल. Raw cotton was easily available in Bombay, it being located close to the cotton growing areas. Because ये जो mill है, this was grown in cotton near the cotton growing areas, इसलिए cotton बहुत easily available था. Earlier Bombay has been an important port for raw cotton export. इतना ज़्यादा मिल्स हो गई थी, इतना ज़्यादा कॉटन था कि अब रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता था फ्रॉम मुंबई, सी पोर्ट के रास्ते से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता था. पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन सेट अप मिल्स इन सिटीज लाइक अहमदाबाद इन 1861 एंड कानपुर इन 1862. Okay, thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers migrated to the cities to work in the mills. अब ये मिल में कोई पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं थी, बस उनको ये काम आना चाहिए था, और इतने लेबर्स मिले और कितने लोगों को नौकरी मिल गई, सोचो, है ना. क्योंकि 1854 को फर्स्ट मिल सेटअप हुई और 1900 में 90 प्लस मिल्स बन गई थी, तो सोचो कितने बेरोजगारों को यहाँ नौकरी मिली कॉटन मिल्स में. अनपढ़ भी थे लेकिन उनको ये काम आता था तो नौकरी. सो थाउजेंड्स ऑफ पुअर पेजेंट्स, आर्टिसंस, एग्रीकल्चरल लेबरर्स migrated to the cities to work in the mills as the growth of cotton mills. जो गांव में जो लोग थे, ओके, वो ज़्यादातर लोग सिटी में शिफ्ट हो गए ताकि वहाँ पे वो, क्योंकि कॉटन मिल्स की तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी थी. कॉटन मिल्स, दैट इज़ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कॉटन yarn और क्लॉथ, क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Okay, that is as the growth of cotton mills created new employment opportunities. और लोगों के पास, जिनके पास काम धंधा नहीं था, सबको एम्प्लॉयमेंट मिली थी.
Initially, the Indian textile industry faced many problems like, अब प्रॉब्लम कहाँ नहीं होता है, सो दैट इज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने फेस की है. ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय फर्दर क्लास कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी दैट दे हैड फेस्ड. ओके, so today I had explained with the major weaving centers in India, the decline of the art of weaving, new invention, that is the decline of Indian textiles. Then what happened at the time of national movement, गांधी बापू ने क्या अर्ज किया कि फॉरेन के कपड़ों को बॉयकॉट करके खादी के कपड़े यूज़ करो. देन कॉटन मिल्स कम अप. जब कॉटन मिल आई बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. हमारी इंडिया ने तो पहले बहुत प्रॉफिट लिया ही, बाहर की कंट्रीज में भी बाद में बहुत प्रॉफिट दे हैड गेन. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्दर आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक. Indian textile industry faced many problems. Okay, so with this, okay, further I will explain in my next class. So with this I wrap up my class here. Thank you to all.